नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जुडिशरी गोल्ड लखनऊ सेंटर से एक वीडियो बना रहे हैं जो आपके यूट्यूब के चैनल पे पहुंचेगा जुडिशरी गोल्ड के। आप लोग ज़रूर उसको देखें, समझें, क्योंकि आज एक ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं जो बिहार के लोगों के लिए और हम यूपी वालों के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। अमूमन ऐसा होता है कि बिहार पिछले करीब 2-3 वर्षों से एपीओ के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज़ निकाल रहा है और आप सब जानते हो तमाम जगह से ये खबरें आती हैं और आ रही हैं कि अब बिहार फिर से बिहार एपीओ की वैकेंसी निकाल रहा है। बिहार में एपीओ बनना क्यों फ्रूटफुल है, बहुत रोचक बातें बताता हूँ, क्योंकि सिलेबस वगैरह सब आप जानते हो, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, एक बार आप समझ लोगे। पर एक रोचक बात मैं आपको बताऊं कि मेरे कुछ दोस्त बिहार एपीओ में सेलेक्टेड हैं और वहाँ पे अच्छी नौकरी कर रहे हैं। आपको पता है बिहार एपीओ की सैलरी बहुत अच्छी है, मैंने यूपी एपीओ से ज़्यादा सैलरी है। जब आपकी ट्रेनिंग होगी बिहार में तो बिहार एपीओ को पूरे ऑल ओवर द इंडिया, मतलब आप केरला को भी घुमाएंगे, आपको मसूरी भी घुमाएंगे आपको, और बिहार तो घुमाएंगे ही बट ऑब्वियस है यूपी में घुमाएंगे। कई जगह हैं जो मशहूर जगह हैं, पूरे भारत भ्रमण जिसे कहते हैं वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ का वुमेन रिजर्वेशन बहुत अच्छा दिया है। यूपी में बहुत सी महिलाएं जो बिहार में सेलेक्ट हुई हैं वो वुमेन रिजर्वेशन की वजह से हुई हैं, यूपी की और किसी स्टेट की। अमूमन ऐसा स्टेट नहीं करते हैं, इसलिए बिहार एपीओ एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर के आने वाला है और बहुत जल्द वो नोटिफाई हो जाएगा। मेरा ख्याल है, मेरा अनुमान है कि ये इस फर्स्ट हाफ में, यानी जैसे आज ये वीडियो जो बन रही है ये फरवरी में बन रही है, मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन अप्रैल तक आ जाएगा। न सिर्फ बिहार एपीओ, आपको इसी चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ के बारे में भी जानकारी मिली होगी या मिलती है। आप पाएंगे कि यूपी एपीओ की भी वैकेंसी जल्द ही नोटिफाई होने वाली है। यूपी एपीओ पिछले कई वर्षों से नहीं आया है, सीटें उसमें भी ज़्यादा आएंगी। बिहार एपीओ आया है पर अभी भी ज़रूरत है, सीटें इसमें भी ज़्यादा आएंगी। बिहार एपीओ के साथ साथ बिहार जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी भी साथ में करते रहिएगा। बहरहाल आज का जो फोकस है मेरे इस 15-20 मिनट के कन्वर्सेशन में वो बिहार एपीओ को लेकर के है। छोटी छोटी बातें जो कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिहार एपीओ यूपी एपीओ से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है कि बिहार एपीओ में 2 अलग अलग पेपर होते हैं। यूपी में क्या होता है कि एपीओ में प्रीलिम्स में एक पेपर देते हैं, 100 नंबर उसमें लॉ का रहता है, 50 नंबर उसका जीएस का रहता है, 150 मार्क्स का एक पेपर आता है और बड़े आसान तरीके से हम लोग 2 घंटे में उसको करके निकल जाते हैं। यहाँ आपको रुकना है। यहाँ बिहार में आप जीएस के पेपर के लिए सुबह 2 घंटा देंगे और लॉ के पेपर के लिए दोपहर में 2 घंटा देंगे। यानी जीएस बिहार में पूरे 100 मार्क्स की आती है, पूरे 100 क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी मेरिट डिसाइड करती है। हम अक्सर ये करते हैं कि ठीक है जीएस थोड़ा हल्के में पढ़ लेते हैं, बिहार में ऐसा मत करिएगा प्लीज़, ऐसा मत करिएगा। बिहार ओरिएंटेड जीएस खास तौर से आपको रखनी है विद करंट अफेयर्स। मैं बताऊंगा अभी आपको कि कैसे तैयार करनी है। लॉ रोचक है कि हम में से बहुत सारे लोग जो पास आउट हैं, कभी ना कभी परीक्षा दे चुके हैं, कभी ना कभी तैयारी कर चुके हैं। आज भी हम तैयारी के मूड में हैं, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। रोचक यह है कि बिहार एपीओ में यूपी एपीओ की तरह, उत्तराखंड एपीओ की तरह या कई स्टेट्स के एपीओ की तरह आता है क्रिमिनल लॉ अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। होता यह है कि यार अब क्रिमिनल लॉ बदल चुका है। आप सब जानते हो कि 1 जुलाई 2024 से नया लॉज इंप्लीमेंट हो गए और ऑलमोस्ट अब 1 साल होने को आ रहा है। धीरे धीरे 6 महीना हो चुके हैं, 1 साल हो जाएगा। और न्यू क्रिमिनल लॉज अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ पीसीएसजे की जो नोटिफिकेशन आई उसमें सिर्फ न्यू क्रिमिनल लॉज पूछे जा रहे हैं, ओल्ड क्रिमिनल लॉ नहीं पूछे जा रहे हैं, जो शायद हमारे लिए थोड़ा सा, जो तैयारी कर रहे हैं पुराने समय से, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर असंभव नहीं। कारण सिर्फ इतना कि हम न्यू क्रिमिनल लॉ और ओल्ड क्रिमिनल लॉ में डिफ्रेंशिएट करके एक बार को समझ जाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय न्यू क्रिमिनल लॉ, लखनऊ सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, दो न्यू क्रिमिनल लॉस पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैंने आईपीसी नहीं पढ़ाई है, मैंने भारतीय न्याय संहिता पढ़ाई है इस बार, सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और न ही इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया है, मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ा रहा हूँ। तो हमने उन बच्चों को ये समझाने की कोशिश की, आपको भी समझा रहा हूँ कि कृपया करके न्यू क्रिमिनल लॉ पे अपना फोकस रखें। भूल जाए कि कभी कोई एग्जिस्टेंस में था ओल्ड क्रिमिनल लॉ, क्योंकि यूपीएचजीएस के सिलेबस में तो दोनों क्रिमिनल लॉ पूछे जा रहे हैं, अभी तक बात चल रही। पर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द सेंटर, हम सब यही कह रहे हैं कि नई क्रिमिनल लॉ आएंगे, पुराने से कोई वास्ता नहीं रहेगा और ना ही कोई कंपैरिजन करना है। आपको यह सोच के पढ़ाई करनी है कि न्यू क्रिमिनल लॉ नहीं आ रहा है।
ध्यान, न्यू क्रिमिनल लॉ आ रहे हैं, ओल्ड क्रिमिनल लॉ नहीं आ रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि जीएस के पेपर में, जब हम लोग जीएस का पेपर देखते हैं तो जीएस के पेपर में जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ 100 नंबर के रहेंगे। टाइमिंग्स बराबर है, आप सबको पता है। जीएस के पेपर में जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटा पेपर देना है। लॉ का पेपर ऐसा नहीं है। लॉ का एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, देख रहे हो ना, लॉ का एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, यानी जो टोटल आपको 250 लिख रहा है। ये बड़ा बड़ा रोचक है कि लॉ, यूपी जुडिशियल सर्विसेज में लॉ का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और जीएस का 1 नंबर का। यहां लॉ का एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, 1.5, लॉ का 1.5, जीएस का 1, टोटल होता है 250। और पिछली बार टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 250 वो 140 समथिंग गई थी, 140 पॉइंट कुछ या 141 के आसपास गई थी बस। चलिए ठीक है, इस बार कंपटीशन बढ़ गया है, लगातार वैकेंसी आ रही है, बच्चे और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आने के पश्चात तैयारी और अच्छे से करिए और आप लोग और बच्चे बैठें, थोड़ा सा बढ़ जाए। और तो जब मैं आज सुबह देख रहा था, मैंने अपने मेरा एक दोस्त है अनूप, उसने लास्ट ईयर इंटरव्यू भी दिया था बिहार एपीओ में, कुछ कारणवश रह गया, मेंस में कुछ नंबर कम हो गए थे, तो उसने ये बात कही कि बहुत आसानी से बिहार के प्रीलिम्स को निकाला जा सकता है एपीओ के। और मैंने उससे पूछा कैसे, तो उसने कहा कि जो बिहार के लोकल लोग हैं, जैसे ये वीडियो यूपी वाले देखेंगे, ऐसा थोड़ा ना कि मैं लखनऊ सेंटर से बना रहा हूँ सिर्फ यूपी वाले देखें। एक टॉप रैंकर से एक ऐसी जगह है जो ऑल ओवर इंडिया में अब धीरे धीरे फैल रही है। तो आप अगर बिहार में बैठे हो दोस्तों तो प्लीज तैयारी करो यार। बिहार के जो रिजर्वेशन में आने वाले बच्चे हैं वो अगर अच्छे से तैयारी कर लेगा ना, आपकी कट ऑफ 100 से भी कम जा रही है। लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ 100 से भी कम गई है। कई ऐसी कैटेगरीज हैं बिहार में जिनकी कट ऑफ 100 या उससे कम गई है। दोस्तों प्रीलिम्स में इतनी कम कट ऑफ जनरली नहीं जाती, लेकिन वहाँ गई है। तैयारी करिए, अच्छे से निकाल लेंगे, मेरा वादा है आपसे, दावा है आपसे कि आप बिहार एपीओ प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि बिहार एपीओ प्रीलिम्स में बहुत 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 ध्यान देने वाली बात यह है कि जीएस के साथ जो आप लॉ पढ़ेंगे, लॉ में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है, बताऊंगा मैं भी। जीएस में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेसिक थीम, मैंने अभी क्लास की शुरुआत में या वीडियो की शुरुआत में बोला ना कि सिर्फ बेसिक बातें करनी है। कैसे करनी बताता हूँ अभी। मेंस में जब आप जाओगे तो मेरे दोस्त लोग जाते थे, तो लास्ट टाइम जब गए तो उन्होंने कहा यार कि 6-7 दिन के लिए हम लोग होटल वगैरह बुक कर लेते थे। पता होता था कि हम लोग जा रहे हैं तो इतना टाइम लगेगा, खूब पैसा लेके जाते थे घर से और बुक कर लेते थे। कहीं किसी का सेंटर गुरुद्वारे के आसपास है तो वहाँ रह लेता था, कहीं कोई किसी के रिश्तेदार के यहाँ रह लेता था, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। बिहार एपीओ में टोटल 7 पेपर होंगे और हर एक पेपर 3-3 घंटे का होगा, पर इसका इवैल्यूएशन अलग अलग होगा। इवैल्यूएशन कैसे अलग अलग होगा कि मैं पहले 2 बातें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो यहाँ हिंदी लिखा देख रहे हो और जो यहाँ इंग्लिश लिखा देख रहे हो, हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है ना दोस्तों, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है बिहार एपीओ मेंस में। बिहार एपीओ मेंस के टोटल 7 पेपर होंगे, जिन 7 पेपर में जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा, लैंग्वेज का पेपर होगा, कुल मिलाकर के देखा जाए 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर हो रहा है, 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर हो रहा है। ये दोनों ही पेपर 3-3 घंटे के होंगे। डोंट वरी, बहुत अच्छी राइटिंग में लिख करके, राइटिंग बड़ी अच्छी रखिएगा भाई साहब। और आप यकीन मानिए कि केवल क्वालिफाइंग है, यानी जैसे ही आप 100 मार्क्स में से 33-34 मार्क्स क्वालिफाई कर जाओगे, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा, अगर इन सब में आपके नंबर अच्छे आए। जब आप मेंस का मार्कशीट देखोगे अपना, आप भगवान चले कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब मेंस दें, सब इंटरव्यू क्वालिफाई करें। जितने लोग भी आप मेंस की मार्कशीट देखेंगे अपनी, तो आपको इसमें भी नंबर दिखेंगे, इसमें भी नंबर दिखेंगे, पर ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे इनमें। आपको जीएस पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, और फिर वो क्रिमिनल लॉज जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने लिखा ना, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, रिप्लेस कर दीजिएगा नए वाले लॉज से। चिंता ना करिए, रिप्लेस कर दीजिएगा। नहीं पढ़ना पुराना, नया पढ़ के लाना है। और अदर लॉस क्या है थोड़ी देर में बताता हूं। अब आप एक बार प्रीलिम्स के सिलेबस को देखें। प्रीलिम्स के सिलेबस में दोस्तों बहुत इजीली हमें बिहार ओरिएंटेड सिलेबस रखना है। कोई भी अच्छी करंट अफेयर की किताब खरीद लीजिए, बिहार ओरिएंटेड, पढ़ना शुरू कर दीजिए। मत वेट करिएगा नोटिफिकेशन का वेट मत करिएगा। आप सब जानते हो दोस्तों, यूपी वाले हों, बिहार वाले हों, कैलेंडर आ चुका है, यूपी का आ चुका है ना। यूपी एपीओ की वैकेंसी नोटिफाई करके ना यूपी पीसीएसजे का पेपर मतलब डेट डाली है उन्होंने, कैलेंडर में आ चुका है कैलेंडर, देख लीजिएगा आप। कभी भी एपीओ और पीसीएसजे की पिछले कई वर्षों से जो नोटिफिकेशन आ रहा है,
वो एकदम से आ रहा है। जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के हिसाब से वो नहीं जा रहे हैं। कैलेंडर में नहीं लिखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, कमर कस लीजिए, वैकेंसी आएगी। चक्कर में मत रहिएगा जब तक वैकेंसी ना आएगी मैं तैयारी नहीं करूंगा। तैयारी शुरू कर दीजिए भाई साहब आप लोग। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना तो प्लीज एक काम कर लेना यार दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ साथ आप ध्यान ये रखेंगे कि वो करंट अफेयर्स का कोई अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, या उस करंट अफेयर का कोई जियोग्राफिकल बैकग्राउंड है, या उस करंट अफेयर का कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। आई रिपीट वंस अगेन, आप किसी एक करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कोई जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अगर है, प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने एक दो किताबें देखी, पढ़ी, जैसे घटना चक्र की किताब आती है ना, घटना चक्र की किताब में हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे। अब क्वेश्चन आंसर जैसे दिया, इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया कि आर्य शब्द का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्यास। आर्य, द बेसिक मीनिंग ऑफ आर्य इज श्रेष्ठ। हिंदी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, अपना अर्थ खुद ही देती है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब होता है। अब आपने इतना सीख लिया, हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपने इतना लगा लिया, आखिरकार वो आर्य आए कहां से, आर्य की कब तक हमारे देश में रहे, आर्यों ने हमारे देश में क्या क्या डेवलपमेंट्स किए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे अगर कोई ऐसा माना जाता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं यूपी में कि हम लोग जनरल साइंस को थोड़ा कम तवज्जो देते हैं, थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं, आप मत करिएगा। बिहार एपीओ और बिहार जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ के जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक से केमिस्ट्री पढ़िएगा, ठीक से बायोलॉजी पढ़िएगा और ठीक से फिजिक्स पढ़ के जाइएगा भाई साहब, काम नहीं चलेगा बिना उसके। बढ़िया सवाल आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा सवाल बिहार एपीओ प्रीलिम्स में, बिहार एपीओ मेंस में, जनरल स्टडीज के पेपर में कहां से आते हैं, तो मेरा नंबर 2 पे साइंस है। आज भी मेरे नंबर 2 पे साइंस है, मैं लिख के लाया हूं, मैं बता रहा हूं आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, नंबर 2 पे साइंस है। तो नंबर 1 पे क्या है दोस्तों, हिस्ट्री? नहीं 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 नहीं, नंबर 1 पे है ज्योग्राफी। नंबर 1 पे है ज्योग्राफी। अच्छे से पढ़ना ज्योग्राफी, मैंने लिखा भी नंबर 1 पे, इसीलिए ताकि आप अच्छे से समझें। ज्योग्राफी बिल्कुल आसान भाषा में अच्छे से पढ़ डालिएगा। ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स लगा डालिए, जनरल साइंस पढ़ लीजिए। हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट जगेगा। 3 तरह की हिस्ट्री होती है, सबसे पहली एंशिएंट, फिर मेडाइवल और फिर मॉडर्न। बिहार में सबसे ज्यादा पूछी जाती है मॉडर्न, सबसे ज्यादा मॉडर्न, उसके बाद एंशिएंट, उसके बाद मेडाइवल। आप पढ़िएगा सीक्वेंस से। होता क्या है कि हिस्ट्री मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं, मैं लॉ का टीचर हूं, मुझे थोड़ा बहुत लॉ आता है और कुछ। हिस्ट्री पढ़ते समय हम क्या करते थे, जैसे मैंने क्या किया, मैंने देखा कि साहब अभी जैसे मैंने बोला ना कि सबसे ज्यादा हिस्ट्री मेरे सीनियर सेलेक्ट हुए, हमने पूछा तो उन्होंने कहा यार ऐसा है मॉडर्न पढ़ लेना अच्छे से। अपन क्या करते हैं कि फिर मॉडर्न से ही शुरू करने लगते हैं। मत करिएगा यार, कोशिश करिए कि जो इसका सीक्वेंस है, जैसे आप आईपीसी पढ़ना शुरू करते हो, जो बीएनएस पढ़ोगे तो सेक्शन 1 से ना पढ़ोगे, सेक्शन 2 से शुरू करोगे ना, जिसमें डेफिनेशन है, जिसमें चाइल्ड की डेफिनेशन ऐड हुई है ना। तो वैसे ही दोस्तों आप हिस्ट्री को भी ऐसे मत करिए कि आप एंशिएंट हिस्ट्री बाद में पढ़ रहे हो, मेडाइवल पहले पढ़ रहे हो। नहीं भाई, पहले एंशिएंट पढ़नी है, फिर मेडाइवल पढ़नी है, फिर मॉडर्न पढ़नी है। फोकस सबसे ज्यादा मॉडर्न पे, फिर एंशिएंट पे, फिर मेडाइवल पे करना है फॉर द पर्पस ऑफ बिहार एपीओ प्रीलिम्स और मेंस। क्योंकि अभी तक के पैटर्न के हिसाब से मेडाइवल से थोड़े कम सवाल आते हैं इन कंपैरिजन टू मॉडर्न एंड एंशिएंट। प्लीज इस पे ध्यान रखिएगा। पॉलिटी, अगेन पॉलिटी आपको मैं बताना की जरूरत नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ेंगे। अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास में कि सर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या डिफरेंस है। मेरे टीचर ने मुझे, मेरे गुरुओं ने मुझे पढ़ाया और उन्होंने पहली क्लास में इस बात को स्पष्ट किया कि बेटा आप एज अ लॉ स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं। यदि आप बीए या एमए के स्टूडेंट होते और आप पॉलिटिकल साइंस से बीए या एमए कर रहे होते तो आप पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आप पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि आपको केवल बेयर प्रोविजंस के बारे में जानने से काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ना है केसेस, आपको पढ़ना है रिसेंट डेवलपमेंट्स, आपको पढ़ना है कि आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 32 में, एक्सेट्रा 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 में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंट केसेस बहुत पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं लॉ की। लॉ में आपको 4 चीजें पढ़ लेनी है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों क्रिमिनल लॉस अभी लागू हुए हैं। भाई साहब डेट याद रखिएगा, एक्ट नंबर याद रखिएगा, प्रीलिम्स में खूब पूछ लेते हैं।
यूपी वालों अगर वीडियो देख रहे हो तो सेक्शन बेस्ड स्टडी करना, इंडेक्स रटना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, रट लो, लेकिन प्लीज बिहार में सेक्शन से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम पूछे गए हैं यूपी के। आप लास्ट ईयर यूपी एपीओ का पेपर हुआ था, लास्ट ईयर मतलब 2-3 साल पहले पेपर हुआ था, आप पेपर उठा के देखिए, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑलमोस्ट 69 to 75 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंडेक्स। सीधे इंडेक्स से पूछ लेते हैं यार। बिहार में इतने क्वेश्चन आते हैं इंडेक्स से, इंडेक्स पढ़िए, इंडेक्स याद करिए, आता है पर कंपैरेटिवली कम आता है। कंसेप्ट पे ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स पे ध्यान रखिएगा, चाहे यहां और चाहे यहां। मतलब रटने से काम नहीं चलेगा। ये मत सोचिएगा कि हम इंडेक्स पढ़ करके बिहार एपीओ का प्रीलिम्स निकाल लेंगे, नहीं। कंसेप्ट पढ़िए, फैक्ट्स पढ़िए, लिखिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप अभी भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं और नोटिफिकेशन नहीं आई है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, वेट मत करिएगा, आप मेंस के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरी अगली बात यही है। मेरी अगली बात आप सबसे यही है कि व्हाट अबाउट द सिलेबस ऑफ मेंस। सर मेंस की तैयारी कैसे करें? प्रीलिम्स में मेरे पास 4 किताबें हैं, मेंस में मेरे पास 1 किताब नहीं है, क्या करूं सर? देखिए, सब्जेक्ट की किताब लीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। आप जब तक अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, इस दुनिया की सबसे अच्छी कोचिंग के सबसे अच्छे नोट्स भी वो फीके लगेंगे। प्लीज अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, आपको इतना लंबा चौड़ा नोट्स नहीं बनाना है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लेंदी सिलेबस है, बहुत ज्यादा लंदी सिलेबस है, क्या करूं? थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। आप प्रीसी राइटिंग पढ़ोगे ना यार, प्रीसी राइटिंग पढ़ते हो है ना, मेंस में लिखोगे भी, यहां पे भी लिखोगे इंग्लिश के पेपर में। प्रीसी राइटिंग क्यों होती है, क्यों सिखाई जाती है? भाई वी एज अ लॉयर और वी एज अ जज और वी एज अ लॉ स्टूडेंट काहे प्रीसी राइटिंग पढ़ते हैं? इसका सिर्फ एक रीजन है कि आप किसी बड़े से पैराग्राफ को, किसी बड़ी बात को छोटे से लफ्जों में, छोटे सी पैराग्राफ में कैसे लिखते हैं। इसीलिए प्रीसी राइटिंग आपको पढ़ाई गई है। नहीं पढ़िए, आज पढ़िए, सीखिए। 1 दिन 2 दिन में सीख जाओगे कि कैसे किसी बड़ी बात को अपनी लैंग्वेज में छोटा करके लिखना है। अगेन जीएस, अगेन साइंस का रोल, अगेन ज्योग्राफी का रोल, अगेन करंट अफेयर्स का रोल, अगेन हिस्ट्री का रोल और अगेन पॉलिटी एंड इकोनॉमी का रोल अहम हो जाता है आपके मेंस में जीएस के पेपर को निकालने के लिए। क्योंकि हम जीएस के पेपर को अब 2024, 2025, 2026 आने वाली तो 10 साल 20 साल जीएस के पेपर को नहीं कर सकते। अगर मैं आज से 10 साल पहले ये वीडियो बना रहा होता तो मैं आपसे कुछ और बताता, तो मैं कुछ और बात करता कि साहब ठीक है जीएस को थोड़ा हल्के में ले लो, अभी नहीं बोलता। आप इक्विवेलेंट है, जीएस उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में साइंस बहुत अच्छे से पढ़िएगा, फिर कह रहा हूं, जितनी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जितना ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी को नंबर 1 पे रखो, साइंस को नंबर 2 पे रखो, करंट अफेयर्स को नंबर 3 पे रखो, 4 पे हिस्ट्री को रखो, 5वें पे पॉलिटी को रखो, क्योंकि पॉलिटी 5वें नंबर पे होने के बाद भी नंबर 1 पे आ जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको पढ़ना है अच्छे से, और फिर इकोनॉमी वगैरह और इन्वायरमेंटल साइंस और वगैरह वगैरह आपको जो रखना है वो रखिए। और ध्यान ये रखिएगा कि आपको हर एक क्वेश्चन को कोरिलेट करके पढ़ना है। साइंस में कंपैरेटिवली कम कोरिलेशन हो जाता है, पर हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा सिलेबस है, ऐसा पेपर है कि उसका करंट अफेयर से भी डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। तो कृपया करके आप लोग इस तरह से पढ़ाई करें कि आपकी जीएस के भी प्रॉपर नोट्स तैयार हो पाए। मतलब नोट्स बनाने में कोताही मत करिएगा। ये मत समझिए कि मैं सिर्फ लॉ का टीचर हूं या लॉ का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं लॉ के नोट्स की बात कर रहा हूं। मैंने नोट्स बनाए हैं, मेरे दोस्त, मेरे बैचमेट्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स नोट्स बनाते हैं और जीएस को उतने ही अच्छे से पढ़ते हैं जितना लॉ पढ़ते हैं। आप हो सकता है कि बिहार एपीओ वाले ये सोचें कि साहब हम लॉ के भरोसे पेपर निकाल लेंगे, नहीं निकलता है। जीएस में हर एक सेक्शन का अलग अलग नोट्स बनाइए और उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितनी आप लॉ के पेपर्स को दे रहे हैं इन सब पेपर को लेकर के। क्योंकि आप बिहार एपीओ पेपर दे रहे हो इसलिए मैं फिर कहूंगा कि बिहार ओरिएंटेड जीएस अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तमाम किताबें आती हैं जो आप बिहार ओरिएंटेड रहती, चिंता ना करिएगा। जैसे ही बुक शॉप जाइए, ऑनलाइन मत देखिए, बुक शॉप चले जाइए, आप बिहार की एपीओ की तमाम किताबें, बिहार जीएस की तमाम किताबें आपको मिल जाएंगी जो बिहार ओरिएंटेड रहती है कि बिहार में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है जो पिछले 1 साल 2 साल में बहुत अच्छा है, जो आपका करंट अफेयर्स में काम आ जाएगा। और पुराने समय में तो बिहार, मुझे लगता है कि इस भारत देश में जो सबसे अच्छा स्टेट हुआ करता था एक समय में, वो हमारा बिहार राज्य था। नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय था और तमाम ऐसे नेता जो आज इस देश में, इस दुनिया में परचम लहरा रहे हैं, वो बिहार से निकले हैं, है ना। तो बिहार अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टेट है और हमेशा से रहा है, बड़ा सम्मान है उसका। और
उसी से रिलेटेड इतने सारे आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी हिस्ट्री या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बिहार से हुआ है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड मत करिएगा, प्लीज़ इसको छोड़िएगा नहीं। मैं 3 बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोग जो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं वो इस पेपर की वजह से नहीं ले पाते हैं, हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। दूसरी बात, हमने आपसे कहा कि हिंदी और इंग्लिश ये 2 पेपर जो है ना ये क्वालिफाइंग पेपर है। हिंदी का इंग्लिश का पेपर अलग अलग होगा, 3-3 घंटे का होगा, घबराइएगा नहीं, सिर्फ 100 नंबर का है, 100 नंबर का। राइटिंग आपको सबसे अच्छी रखनी है इन सब में। ऐसा नहीं है कि जब आप मेंस का ये पेपर लिखने जा रहे हो जीएस वाला तो आप छोड़ दोगे, राइटिंग का ध्यान नहीं। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे गुरुजी। हम अक्सर कहते हैं हम लोगों से कि बेटा तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी राइटिंग प्रमा फेसाई आपके नंबर दिलाने में मदद कर देती है। कुछ भी लिख के आने पर नंबर नहीं मिलता है, लेकिन राइटिंग अच्छी हो तो एक अलग इंपैक्ट जाता है। टीचर होने के नाते जब मैं कॉपी चेक करता हूं, मैं देखता हूं तो मुझे खुद लगता है कि इस बच्चे की राइटिंग अच्छी, तो लाओ इसको 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दूं। और अगर आप ये सोचिए कि आपके 1 नंबर 2 नंबर से कहीं रुक जाता है तो कितना कष्ट होता है। आप मेरे से जो लोग ये वीडियो देख रहे हो जिनका 1 नंबर से रुका है, 2 नंबर से रुका, आधे नंबर से रुका, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा इस समय, ये मैं समझ सकता हूँ शायद। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1-1 नंबर की वैल्यू रहती है। राइटिंग हो, सेक्शन बेस्ड स्टडी हो और केस लॉज आपका सिलेक्शन करा सकती है। ये 3 चीज़ें, राइटिंग, सेक्शन बेस्ड स्टडी, केस लॉज। सिलेक्शन ले लीजिएगा, मेंस कोई नहीं रोकने वाला। नोट्स बना लीजिए मेंस के नोट्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। बट दोस्तों रोचक बात है, आज बता दे रहा हूँ कि जब आप इन नोट्स बनाएंगे ना तो नोट्स बनाते समय आप बड़ी बड़ी लाइनें लिखते हैं, कुछ पैराग्राफ्स बनाते हैं, कुछ लोग एरो बना करके अपनी बातें लिखते हैं। आप में उन चीज़ों को हाईलाइट कर देना है, काले पेन से लिख लेना है, हाईलाइटर यूज़ कर लेना है, बेराइट को गंदी कर लेना है, किताबें गोद डालनी है, कोई दिक्कत नहीं। उन चीज़ों को जरूर हाईलाइट करिएगा जो प्रीलिम्स में आ चुकी, उन चीज़ों को जरूर लिखिएगा। 1 पंथ 2 काज हो जाएगा, ताकि जब कभी आप मेंस के नोट्स पलटें तो आपको प्रीलिम्स अपने आप तैयार होने लगे। प्रीलिम्स के लिए PYQ, जितना PYQ लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना PYQ करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, जो जड़ बुद्धि है, जो बिल्कुल जड़ बुद्धि, वो भी अगर अभ्यास करेगा तो वो भी एक विद्वान के तौर पे सामने निकल कर आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स प्रिपेयर करिएगा, नोट्स प्रिपेयर करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा। सबसे बड़ी समस्या ये 3 क्रिमिनल लॉज जो हमने लिख रखे हैं, 3 क्रिमिनल लॉज आप अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे बड़ी समस्या आती है इस पे। मैं 2-4-5 मिनट में आपकी बात को या इस वीडियो को खत्म कर दूंगा दोस्तों, पर मेरी इस बात को आप प्लीज समझिए। देखिए, अदर लॉज में 7 एक्ट आ रहे हैं और ये 7 में से कोई भी ऐसा एक्ट नहीं जो बहुत लेंदी हो या बहुत बड़ा हो। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो मैंने खुद पढ़े और मौका लगता है तो कई बार इसके वीडियोस बनाने हो और बढ़ा भी देते हैं। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इस एक्ट को पढ़ते समय सबसे पहले तो आपकी बात वे राइट होनी चाहिए। इस एक्ट में आपको कोई लोड नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मेंस का गाइड आता है, जो मेंस का सॉल्व आता है या अनसॉल्व आता है, एज पर योर विश, आपको लगता है कि सर मैं बिहार एपीओ मेंस का अनसॉल्व लूंगा 150 रुपए का, 100 रुपए का, मैं उससे क्वेश्चन लगाऊंगा, मैं कहूंगा बिल्कुल लगाइए। आपको लगता नहीं साहब मैं 700-800 रुपए खर्च करके बिहार एपीओ मेंस का सॉल्व लूंगा, उससे लगाऊंगा, मैं कहूंगा साहब बिल्कुल लगाइए। क्वेश्चंस मिलने चाहिए, कहां से भी ज्ञान मिलना चाहिए, कहीं से भी मिले यार। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इतने एक्ट्स के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए, सिर्फ उन क्वेश्चंस पे फोकस रखिए। नहीं चाहिए किसी भी तरह का नया क्वेश्चन। इस बिहार एपीओ के मेंस में अदर लॉज के पेपर में 3 घंटे का होगा, इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, एक जगह लिख लीजिए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, ये एक दिन का महज 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन मैक्सिमम बता रहा हूं आज तक के इतिहास में जो बिहार में एपीओ के मेंस में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से आए। कितनी देर लगेगी उस 5 क्वेश्चन को तैयार करने में? देख देख करके उसके आंसर लिख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं यार, मैं कह रहा हूं देख देख करके अपनी कॉपी में उसका आंसर को लिखिएगा, फिर उसको रिवाइज करिएगा। जब एक बार याद हो जाएगा तो बिना देखे कॉपी के पीछे पलटिएगा और 5 क्वेश्चंस लिख डालिएगा, 5 के आंसर्स लिख डालिएगा। धीरे 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 आपकी देखेंगे कि इन जितने भी एक्ट हैं, डाउरी प्रोहिबिशन नहीं, मैंने पॉक्सो भी पढ़ रखा है, SC ST भी पढ़ रखा है। अब ऐसे अभी 3-4 वर्ष पहले से लगा करके और पिछले वर्ष तक SC ST एक्ट को लेकर के बड़े रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, आदरणीय
केंद्र सरकार ने कुछ और कहा। तो प्लीज़ मतलब इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे यूपी में जब जुडिशल सर्विसेज की बात आती है और मेरे से बच्चे पूछते हैं या हमसे बच्चे पूछते हैं, कई टीचर्स जो हमारी टीम के हैं उनसे पूछते हैं कि सर नाइनर एक्ट को कैसे देखें। सर जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक एक्ट 1971 का, आप पाएंगे कि उसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए, कुछ अमेंडमेंट्स हुए, 2 साल पहले अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स खूब पूछे जा रहे हैं, है ना। जहाँ जहाँ वो एक्ट आता है वहाँ वहाँ उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं। ऐसे ही SC/ST एक्ट है, जिस एक्ट में रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जिस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा है जो अपने आप में जुडिशियल एक्टिविज्म है, जिस एक्ट में केंद्र सरकार या पार्लियामेंट ने ऐसा कहा है या अमेंडमेंट डाला है या अमेंडमेंट प्रपोज किया है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि इन कंपैरिजन टू ऑल दीज एक्ट्स, SC/ST एक्ट जो ये लिखा ना, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये आपसे कहीं हो सकता है एक क्वेश्चन ज्यादा इन कंपैरिजन टू आर्म्स एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एंड पॉक्सो में, पॉक्सो है, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ये बेटा बेसिकली बच्चों से रिलेटेड ऑफेंसेस से होता है, नोट्स बना लीजिए और इस एक्ट के रीसेंट डेवलपमेंट्स को जरूर देख लीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो केंद्र सरकार ने कहा और फिर जो अमेंडमेंट हुआ उससे रिलेटेड जरूर देखिएगा। केसेस जरूर प्रिपेयर करिए, कोई कठिनाई नहीं होगी। इंटरव्यू में जाइए, इंटरव्यू में इन चीज़ों पे फोकस रखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई। जैसे आपको याद रखना है कि इंटरव्यू के समय की बिहार का डेवलपमेंट क्या है, बिहार का इतिहास क्या है, बिहार का भूगोल क्या है, बिहार के बारे में जो रिसेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं वो क्या है। क्यों हम आपसे पूछेंगे, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, हर स्टेट में होता है, क्यों बिहार APO बनना चाहते हैं, बिहार में ही क्यों APO बनना है, उसका जवाब होगा और वो जवाब आपका अपना सामान्य प्रज्ञा का जवाब होगा। आपसे पूछेंगे कि आप बिहार APO बन करके इस देश के लिए क्या सेवा कर सकते हैं, अपने लिए क्या कर सकते हैं, दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, उसका एक जवाब तैयार रखिएगा। आपसे पूछेंगे कि नए क्रिमिनल लॉज से पुराने क्रिमिनल लॉज का कंपैरेटिव एनालिसिस करिए, इंटरव्यू में पूछेंगे, डोंट वरी, उससे पहले नहीं पूछने वाले। आपको क्या लगता है कि न्यू क्रिमिनल लॉज और ओल्ड क्रिमिनल लॉज में कौन से ज़्यादा इफेक्टिव है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार न्यू क्रिमिनल लॉज का डेवलपमेंट आया ही क्यों, आखिरकार क्यों इसको प्रपोज किया गया पार्लियामेंट द्वारा? तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा समझ करके लिखिएगा, समझ करके बोलिएगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लीजिएगा और बढ़िया से तैयारी में चले जाइएगा वहाँ पे ट्रेनिंग में। और उसके बाद भारत भ्रमण मैंने आपको बता ही दिया था वीडियो के लेक्चर की शुरुआत में। और अच्छी सैलरी उठाइए, अच्छे से मेहनत करके अपना नाम और रोशन करिए। मुझे लगता है कि बिहार APO के बारे में जो मैंने बताया है आपके लिए फ्रूटफुल हो, अच्छा हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नोटिफिकेशन कभी भी आए दोस्तों, तैयारी करते रहिएगा, अच्छी तैयारी करिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा। अगर आपके मन में ये डाउट है कि मैं याद करता हूँ मैं भूल जाता हूँ, तो आप ही नहीं, मैं भी याद करता हूँ भूल जाता हूँ, कोई और याद करेगा भूल जाएगा। जब तक कि उसे रिवाइज़ नहीं करेगा, रिवाइज़ करते रहिए। कितनी बार रिवाइज़ करना है सर? अलग अलग दिमाग है ना सबका, अलग अलग, मैं अलग दिखता हूँ, कोई अलग दिखता होगा, किसी का दिमाग अलग है, कोई और अलग। तो अलग अलग दिमाग वाले व्यक्ति हैं, कोई 4 बार याद करता है, कोई 40 बार याद करता है, कोई 10 बार याद करता है, डजंट मैटर, बिल्कुल 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 फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिवाइज़ करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, PYQ लगाते रहिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। हर एक टॉपिक अपने आप में इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। मेंस में जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम मुझे दिया गया है, उसी टाइम फ्रेम में उसको सही कर दीजिएगा, 1 मिनट पहले उसको खत्म कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा मेंस का पूरा क्वेश्चन पेपर और आपका सवाल छूट सकता है। छूटना नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन पेपर की इक्वल इंपॉर्टेंस रहती है, सारे क्वेश्चंस की इक्वल इंपॉर्टेंस रहती है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हर एक क्वेश्चन पे बराबर से फोकस रखें। विद दिस ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभी भी, अगर आज भी इस वीडियो को देखने के पश्चात आपका मन जागता है कि नहीं साहब मैं पढ़ूंगा, आज से नोट्स बनाऊंगा, आज से अच्छी तैयारी करूंगा, नोट्स बनाते हुए याद करूंगा, तो आज से शुरू कर दीजिए। अब लो ना सामी अब न नसे, जो आज तक नहीं किया कोई बात नहीं, आज से शुरू कर दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।